कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। त्रिपुरा दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी करेंगे शुभारंभ। मोहाली में ढही इमारत में अब भी फंसे कई लोग। सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी। मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले में 7 भारतीय हुए घायल। 3 घायलों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश के गिराए 5 विकेट। बांग्लादेश 118 रन के लक्ष्य पर का कर रही है पीछा। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत सिटी स्थित बायन पैलेस में औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा का उद्देश्य आपको बता दें, दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। शाम दोपहर 3:30 की बात करें तो कई कार्यक्रम आज उनके संभावित है, जिसमें 12:10 पे बायन पैलेस में उनको दिया जाने वाला है गार्ड ऑफ ऑनर। वहीं 1 बजे कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद 1:10 पर कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से भी उनकी मुलाकात है। जबकि 2 बजे कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता है। दोपहर 3:30 बजे इन्फ्लुएंसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुवैत में गल्फ स्पिक वर्कर्स कैंप का दौरा कर वहां रहने वाले जिन भारतीय कामगारों से मुलाकात की थी, उन्हीं से डीडी न्यूज के संवाददाता अक्षय डोंगरे ने बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं भारतीय कामगारों ने क्या कुछ कहा। कुवैत सिटी का वही इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बात की। जितने श्रमिक हमारे साथ मौजूद है, इन सभी ने प्रधानमंत्री के साथ अपने ख्याल साझा किए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अवसर मिलेगा हम लोगों को, और हमें बहुत खुशी भी हुई कि हमारी कंपनी गल्फ स्पीक इनवाइट की हमारे प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत गौरव की बात है सर। 2 क्षण बात भी हुआ प्रधानमंत्री जी से भी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लगा जैसे एक आम आदमी जैसे बात कर रहा है सामने, ऐसे कोई ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री कोई बात कर रहा है। मैं तो बात किया तो इतना बड़ा आदमी है, हम लोग वो दोस्त से ऐसा बात कर रहा है। पहले तो हम 2-3 दिन जब से सुने थे सर आ रहे हैं तो बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे, लेकिन आज जब उनको देखे, उनके चेहरे का जो तेज देखे, वो देखते ही सर अंदर से इतना हिम्मत हुआ कि ऐसा लग रहा था इससे मतलब हम बहुत ज़्यादा, मेरे को एनर्जी मिल गया उनको देखते ही, और बहुत अच्छा से बात किए, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है पिछले 10 सालों में भारतीयों का सम्मान विदेश में बढ़ा है? आप लोग तो यही रहते हैं। जी बहुत। अभी तो देख रहे पूरे आदमी के हाथ में तिरंगा है, लेकिन अभी ऐसा किसके वजह से हुआ? मोदी के वजह से। निचले स्तर पे जो श्रमिक आते हैं
हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों से मिलने आए, इसके लिए हम बहुत दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि कई बार भुला दिए जाते हैं श्रमिक, जो श्रमिक तबका है वो उसको भुला दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब कुवैत में आए तो सबसे पहला उनका काम था श्रमिकों के पास आना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ चाय पीना, और शायद यही एक भरोसा प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 10 सालों में अपनी जो विदेश नीति है उसके तहत और अपने जो एक्शन है उनके तहत लोगों के मन में भरोसा रखा है कि भारतीय चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उसको इस बात का भरोसा है कि उसके देश के प्रधानमंत्री, उसके देश की सरकार उसके साथ हमेशा खड़ी हुई है, और यही भरोसे को लेकर लोग यहाँ पर अपने घर से इतना दूर भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज़। बढ़ते आगे, दुनिया भर के देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यही वजह है कि अपने विदेश दौरों में वे भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद भी करते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं और उनके हित की योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में पीछे नहीं रहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय तब गर्व की अनुभूति करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के बीच पहुंचते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत दौरे के पहले दिन मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में स्थित एक लेबर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई मौकों पर विदेश में भारतीय कामगारों से मिले हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में LNT कामगारों के आवासीय परिसर का दौरा किया। उन्होंने रियाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑल वुमेन IT और ITES सेंटर का भी दौरा किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के दोहा में कामगारों के शिविर का दौरा किया था। 2015 में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में एक श्रम शिविर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रयास ई-माइग्रेट परियोजना है, जिसे 2014 में रोजगार के उद्देश्य से भारतीयों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये भर्ती प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में मदद करता है। मोदी सरकार ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स डिवीजन को मजबूत किया है, जो रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ECR यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड कैटेगरी पासपोर्ट वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और कोची में 5 क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ ही विदेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस साल कुवैत में आग लगने की घटना में 40 से अधिक भारतीय नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। भारत और कुवैत ने 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक निष्पक्ष और संतुलित संबंध स्थापित किया, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय कानूनों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और भारतीय प्रवासियों की स्थिति पर चर्चा की। कतर ने आश्वस्त किया कि श्रम सुधारों से 5 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों की स्थिति में सुधार होगा। हमारे प्रवासी समुदाय की देखभाल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत ने खाड़ी देशों में अपने श्रमिकों के लिए उच्च वेतन के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। भारतीय राजनयिकों ने उच्च जीवन यापन लागत के कारण अपने द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन में वृद्धि की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज त्रिपुरा के धलाई जिले में मसूरी पारा में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद गृह मंत्री रविंद्र सदबरसिकी भवन में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अगरतला में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री धलाई इलाके में ब्रू रियांग समुदाय के पुनर्वास बस्तियों का भी दौरा करेंगे। जनवरी 2020 में 4 पक्षों के बीच ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौता हुआ था, जिसमें भारत सरकार के साथ त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू रियांग जनजाति के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समझौते के तहत मिजोरम में से विस्थापित 37,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाने की योजना तैयार की गई थी।
इस समझौते के 4 साल बाद त्रिपुरा में रह रहे ब्रू रियांग विस्थापितों के विकास की क्या स्थिति है? गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे से बहुत कुछ तय होगा। अमित शाह जिस विस्थापित इलाके का दौरा भी करेंगे, इस दौरान वे कई पुनर्वास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है और वह अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह संबोधित करने के लिए वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम और गहरे होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन यह तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा, तभी हम सब बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर बनी संयुक्त संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी समिति के कार्यान्वयन पर अपना विचार रखे। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव से होने वाले पैसे और मशीनरी के नुकसान से बचाने के लिए ये बेहद अहम है। अलग अलग चुनाव होने से मशीनरी जो है पूरी की पूरी टाइम टू टाइम वो लगी रहती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आचार संहिता बार बार लगने की वजह से जो विकास के काम गति पकड़ने चाहिए वो गति नहीं पकड़ पाते, तो इसका नुकसान जो है वो देश को होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, दूरदृष्टि है कि एक देश एक चुनाव, पूरी जेबीसी जो है वो समय समय पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसमें जो रखते हैं, वजूद रखते हैं, उनको सुना जाएगा और सुन करने के बाद में समिति ये तय करेगी और रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को रिकमेंडेशन देगी और वो पार्लियामेंट में वो रिकमेंडेशन पेश होगी। उसके अनुसार जो है बाद में सरकार को निर्णय लेना है। पंजाब से खबर आ रही है। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत के ढहने के बाद बचाव अभियान तेजी से जारी है। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि मलबे में 15 लोग फंसे हो सकते हैं। डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा है कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। नई दिल्ली में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अभियान में भाग लिया। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग के जरिए फिटनेस के प्रति प्रेरित करना और हरे भरे पर्यावरण के निर्माण में योगदान देना है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनाने की अपील की। मोदी जी की फिट इंडिया की मुहिम के साथ देश जुड़ चुका है और संडे ऑन साइकिल के माध्यम से हजारों की संख्या में लोग स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग के साथ जुड़ रहे हैं। आज संडे फिट इंडिया प्लेटफॉर्म पर 1100 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग हो रहा है। सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है। साइकिलिंग से फिट इंडिया प्रमोट होता है। साइकिलिंग इज ए बेस्ट एक्सरसाइज। साइकिलिंग इज ए सॉल्यूशन ऑफ पोल्यूशन। चलिए हम सब लोग साइकिलिंग करिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1331 केंद्र बनाए गए हैं।
पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कई नियम लागू किए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार की आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग के बाद उनके प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चिपकाया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार की बायोमेट्रिक पहचान सत्यापित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्ष से चल रहा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान रंग ले आया है। 2024 में 36.80 करोड़ से अधिक पौधारोपण करने वाले उत्तर प्रदेश में ISFR 2023 के अनुसार 559 वर्ग किलोमीटर वन और वृक्ष आच्छादन से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश इस पहल में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे नंबर पे है, जबकि अन्य सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। वहीं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के जगदलपुर में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक मिनी माल ढोने वाली गाड़ी पलट गई, जिसमें कई अन्य लोग भी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के मनसर में भारत के पहले बायो बिटुमैन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड का उद्घाटन किया। NH 44 ग्रामीण मनसर नागपुर बाईपास का निर्माण फसल अवशेषों से बने कोलतार का उपयोग करके किया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह प्रौद्योगिकी प्राच इंडस्ट्रीज, CSIR, CRRI और ओरिएंटल की एक संयुक्त पहल है। इस राजमार्ग में लिग्नन आधारित बायो बिटुमैन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इस नवाचार जैव रिफाइनरियों के लिए राजस्व बढ़ाने की सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे पराली जलाने की समस्या में भी कमी आएगी। साथ ही इससे जीवाश्म आधारित बिटुमैन की तुलना में लगभग 70% ग्रीनहाउस गैस कम उत्सर्जित होंगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है, क्योंकि यह हरित प्रौद्योगिकियों में प्रगति को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक स्थिरता को बढ़ावा दे रही है। ये वेस्ट टू वेल्थ वाली थ्योरी है। अब ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, इससे हम CNG बना रहे हैं, बायो CNG। ये ट्रक में, बसेस में जाकर, मैंने अभी इकोनॉमिक्स उसका बताया है। और ये बनाते समय 35% जो निकलता है वो लिग्नेंट निकलता है। लिग्नेंट यानी एक प्रकार का कोयला ही है वो। अब उसको थोड़ा सा साफ सूफ करके वो 10%, और जो यूज टायर होते हैं जो फेंक देते हैं हम लोग रबर के, स्कूटर के, कार के, ट्रक के, उसकी रबर की पाउडर निकालकर 15% और 10% बिटुमेन में डालने के बाद 40 ग्रेड का बिटुमेन तैयार करके इसका 1 किलोमीटर का रास्ता बना। ये प्राज इंडस्ट्री का संशोधन था और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों ने मिलकर ये फार्मूला बनाया। इसका 1 किलोमीटर रोड बना। आश्चर्य ये हुआ कि ये अपने बिटुमेन रोड से 40% मजबूत है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी मौसम के हाल की। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध MTH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MTH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है
भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। पहाड़ी राज्यों में ठंड के साथ गलन तेजी से बढ़ रही है। श्रीनगर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ नीचे चला गया है, जहां पारा 0 से नीचे 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में भी पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तापमान गिर रहा है, यहाँ कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की संभावना जताई है। और आइए अब जानते हैं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर के बारे में। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के कई जगहों पर प्रदूषण यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 पार के साथ आज भी गंभीर श्रेणी में बरकरार है। आपकी स्क्रीन के सामने ये AQI मीटर आपके सामने आ रहा है, जहां आज सुबह के ये AQI के आंकड़े हैं, जहां बवाना में 435 AQI आज दर्ज किया गया है। वहीं अशोक विहार में 433, जो बेहद ही खराब श्रेणी यानी कि गंभीर श्रेणी में आता है। नेहरू नगर में 433। वहीं दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज AQI 400 से ऊपर ही दर्ज किया गया है, जहां द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 432 यहां दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुंडका में 431, वो भी गंभीर श्रेणी में, यानी कि ज़्यादातर इलाकों में 400 से ऊपर अभी भी AQI है। आनंद विहार में 430, आपको बता दें कि सामान्य AQI 0 से 50 के बीच में होता है, ऐसे में AQI अभी भी लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। रोहिणी में 430, वहीं पंजाबी बाग में 424, यानी कि अलग अलग इलाकों में 400 के ऊपर AQI दर्ज किया जा रहा है। विवेक विहार की बात करें तो यहाँ भी 422 दर्ज किया जा रहा है। पुराड़ी क्रॉसिंग में 413। तो आज सुबह 6 बजे के ये CPCB के आंकड़े, जहां दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर AQI आज 400 के ऊपर दर्ज किया गया। अलीपुर 411, RK पुरम 409, तो सभी ज़्यादातर इलाकों में AQI आज 400 के ऊपर है। पड़पड़गंज 402। आजकल अचानक बहुत पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। अचानक कुछ दिखता नहीं है, गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो बहुत अधिक सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है, हाथ ठंडा पड़ जाता है, लोगों को बहुत मुश्किल होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग ऐसे ही रोड पे खड़े होते हैं, बैठे रहते हैं। उनको भी पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होता है, हमें भी बहुत मुश्किल होता है, सुबह उठ के आने में मुश्किल होता है, पेशेंट देखने में सब बहुत दिक्कत है। अभी तो बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है, बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन के ऊपर ठंड भी हो रहा है, बहुत मुश्किल है। पोल्यूशन तो और ये क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा है अभी तो। हेलमेट का शीशा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बार बार, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ दिल्ली में आने के लिए। सांस लेने में और हमें बाइक राइडिंग करने में दिक्कत हो रही है काफ़ी। हेलमेट बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है हमें। दूषण की वजह से रोड पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात कश्मीर की, जहां से कल शुरुआत हो चुकी है चिलाई कला की। बताएंगे आपको चिलाई कला क्या होता है, और भी जुड़ी खबरें हैं, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं कश्मीर के मौसम का हाल। कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कही जाने वाले 40 दिन के चिलाई कला की कल से हो चुकी है शुरुआत। चिलाई कला की शुरुआत के साथ ही कश्मीर की डल झील में बर्फ की सतह देखी गई है। यह उत्सव कश्मीर में सबसे ठंडे दिनों के उपलक्ष्य में 40 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कश्मीर में काफ़ी सर्दी रहती है और तापमान कई डिग्री माइनस तक लुढ़क जाता है। साथ ही इन दिनों यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी
रहता है। चिलाई कला के पहले दिन को विश्व फेरन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हर साल यह उत्सव 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।